This is Karun Mishra and again welcome back to my channel. And सबसे पहले तो आप लोग को वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर। एंड क्या ही कहूँ मैं, वीडियो काफ़ी लेट आ रही है, मतलब 6 दिन बाद ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। तो उसके लिए पहले तो आप सबसे माफ़ी चाहूँगा। आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट कि वीडियो नहीं आ पाई। उसके पीछे रीज़न ये भी था, थोड़ी सी मेरी तबीयत वगैरह ख़राब थी, तो मतलब फ़ीवर वगैरह था, तो मैं वीडियो बना नहीं पाया आप लोग के लिए। बट वो टेंशन मत लो, पूरा सब्जेक्ट कंप्लीट कराएंगे, तो इस चीज़ से आप निश्चिंत रहना। और हाँ, एक बात और आप लोग को कहनी थी कि वीडियो का लेंथ जो मैं रख रहा हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो मतलब सिविल बैकग्राउंड के ही है, दे सजेस्टेड मी दैट 1 घंटे की जो आप वीडियो बनाते हो थोड़ी सी लेंदी हो जाती है लोगों के लिए। तो वीडियो की जो मैं लेंथ रखूँगा थोड़ा सा अप्रॉक्स 30 मिनट्स का रखूँगा या हाफ़ एन आवर, इतना ही रहेगा, ताकि आप लोग को भी दिक्कत ना लगे एंड हम मेन चीज़ें अपनी कवर करते चले। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम ना गवाते हुए हम स्टार्ट करते हैं। हमने अभी तक जो पढ़ा था वो हमने पढ़ा था, आपको याद होगा, आपने नोट्स लिखे होंगे। तो हम अभी अपना जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमने ख़त्म किया था, ठीक है, मेटामॉर्फिक का, एंड हमने पूरा ख़त्म किया था। जो मेटामॉर्फिज्म के टाइप्स हुआ करते थे, लाइक थर्मल, कैटलिस्टिक, डायनामो, प्लूटोनिक, ये हमने ख़त्म किया था एंड ये सब आपको बता दिया गया था। ठीक है, अब हम लोग को मेन अपना शुरू करना है फिज़िकल क्लासिफिकेशन। ठीक है, ये हमारा सेकंड क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स है। तो जैसा कि मैंने डिस्कस किया था कि जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स में हमने 3 चीज़ें पढ़ी थी। ठीक है, आप लोग बात ध्यान से सुनना। 3 चीज़ें पढ़ी थी, जिसमें पहला इग्नियस था, सेकंड सेडिमेंट्री एंड थर्ड मेटामॉर्फिक था। ठीक है, इग्नियस कैसे था? मैग्मा के थ्रू बनता था, कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा के कारण। सेडिमेंट्री मतलब टेम्परेचर एंड प्रेशर के एक्शन पे लेयर फॉर्म में जो हमारे रॉक्स बनते थे वो सेडिमेंट्री होते थे। एंड मेटामॉर्फिज्म हमारा इग्नियस और सेडिमेंट्री सिर्फ, ठीक है, दोनों पे होता था अगर 150 to 200 पास्कल आपका मतलब टेम्परेचर हो एंड 100 किलो पास्कल प्रेशर से ज़्यादा होगा। तो इस कंडीशन में जब आपके रॉक्स आते थे तो ये मेटामॉर्फिज्म में कन्वर्ट होते थे। ठीक है, इतना हमने पढ़ लिया था। तो चलिए शुरू करते हैं फिज़िकल क्लासिफिकेशन। देखो, जो फिज़िकल क्लासिफिकेशन होता है ना, ये भी हमारा 3 टाइप में होता है। ठीक है, एक हमारा होता है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है, एक स्ट्रेटिफाइड होता है, सेकंड होता है अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, एंड थर्ड हमारा होता है फोलिएटेड रॉक्स। ठीक है, ये 3 हमारे फिजिकल क्लासिफिकेशंस में आते हैं। ठीक, अब देखो होता क्या है ना कि ये कुछ अलग नहीं है जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन से, ये लगभग सिमिलर होते हैं हमारे। ठीक है, देखो स्ट्रेटिफाइड की अगर हम बात करें, मैं नोट्स आपको दे दूंगा, अभी सिर्फ समझो जो मैं कह रहा हूँ, उसको आप सिर्फ समझते चलो। ठीक है, स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं ना हमारे, देखो सबसे पहले स्ट्रेटिफाइड नाम में आपको हमारा स्ट्रेटा नज़र आ रहा है। स्ट्रेटा मीन्स टू अरेंज इन लेयर्स, समझ रहे हो बात को? ये स्ट्रेटा का मतलब होता है कि किसी भी चीज़ को लेयर में अरेंज करना या डिपॉजिट होना। तो मैंने बताया था आपको सेडिमेंट्री रॉक, इससे पहले उसमें भी सेम होता था कि लेयर बाय लेयर जब आपके जो कण रहते हैं, धूल धक्कड़ रहते हैं, जब वो एक जगह पे डिपॉजिट होते हैं, देन वो टेम्परेचर प्रेशर के एक्शन में लेयर बाय लेयर हमारा फॉर्मेशन करते हैं रॉक का, जो सेडिमेंट्री रॉक होता था। ठीक है, उसको हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी बोलते थे। लेकिन यहाँ हम क्लासिफिकेशन, फिजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं। तो फिजिकल क्लासिफिकेशन का मतलब होता है कि ऐसे तरह से उसका हम क्लासिफिकेशन कर रहे हैं जो रिवर्सिबल होते हैं। ठीक है, मतलब उसको और भी फॉर्म में कन्वर्ट किया जा सकता। अब जैसे स्ट्रेटिफाइड रॉक है, मान लो ये एग्जिस्टिंग रॉक है, इस पे आके कुछ कण जमे, ठीक है, तो भैया ये यहाँ तो बंद हो नहीं गया, फिर से कुछ कण आएंगे, वो जमा होंगे, फिर कुछ आएगा जमा होगा, फिर कुछ, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। फिर कुछ आएंगे जमा होगा, फिर क्या होगा, कुछ हाई प्रेशर आ गया, हाई टेम्परेचर के फॉर्म में, ये क्या हो गया, टूट गया, देन फिर से ये ग्रेन्स में कन्वर्ट हो गए, फिर से ग्रेन्स में कन्वर्ट हो रहा है, फिर डिपोजिशन हो रहा है। तो ये फिजिकल प्रोसेस है। ठीक है ना, तो अब स्ट्रेटिफाइड में आप स्ट्रेटा का मतलब समझ गए ना, तो बस स्ट्रेटा मतलब टू अरेंज इन लेयर, लेयर बाय लेयर के फॉर्म में जो हमारे रॉक्स होते हैं वही होते हैं। अब ठीक है,
तो होता क्या है, स्ट्रेटिफाइड रॉक जो होता है ना, अपने स्ट्रक्चर में जो स्ट्रेटिफाइड रॉक का स्ट्रक्चर होता है, उस स्ट्रक्चर में वो डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में मतलब डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स में बटे रहते हैं। जैसे आपको मान लो ये रॉक है, ठीक है, स्ट्रेटिफाइड, लेयर 1 ऐसे रहेगी, फिर लेयर ये रहेगा, फिर एक लेयर ये रहेगा, फिर एक लेयर ये रह सकता है, फिर एक लेयर ये रहेगा, ऐसे मतलब एक लेयर में अरेंज रहते हैं। इसका मतलब है कि डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पे, डिफरेंट डिफरेंट प्रेशर एक्शन पे चीज़ें आपकी उस पर जमा हो रही है, वो प्रेशर लगा रहा है, वो कॉम्पैक्ट हो रहा है, देन वापस कुछ कण आ रहे हैं, फिर जमा हो रहे हैं, फिर प्रेशर लगा रहा है। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हम इसके बारे में पहले कुछ लिख लेते हैं। ठीक है, चलो आप लोग लिखना स्टार्ट करो। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स। ठीक है, तो मैंने इसके बारे में लिख दिया है, आप लोग इसको नोट कर लो। तो चलिए हम लोग समझते हैं जो इसमें लिखा गया है। ठीक है, देखो सबसे पहले लिखा है स्ट्रेटिफाइड रॉक्स कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट लेयर इन इट्स स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसा मैंने आप लोग को बताया कि स्ट्रेटिफाइड रॉक्स का जो स्ट्रक्चर होता है उसमें कई डिफरेंट डिफरेंट लेयर्स होती है, एंड दीज आर सेपरेटेड बाय अ प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन। तो इसका मतलब क्या है, देखो ये स्ट्रेटिफाइड रॉक है, ये देखो लेयर बाय लेयर में, मान लो ये लेयर बाय लेयर में अरेंज्ड है। ठीक है, तो प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन है, ये कहलाएगा आपका, जिसके अलॉन्ग ये एक दूसरे में बटे हुए हैं। ठीक है, ये आपका क्या कहला रहा है, प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, यानी लेयर बाय लेयर में ये स्प्लिट है। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, याद रखना इसको। ठीक है, अगला चीज़ क्या है, दीज प्लेन्स आर कॉल्ड क्लीवेज और बेडिंग प्लेन। अब समझो बात को, यही जो प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन होता है ना, इसी को हम क्लीवेज या बेडिंग प्लेन कहते हैं। अब आप कहोगे क्लीवेज का मतलब क्या होता है? ठीक है, क्लीवेज या बेडिंग प्लेन। तो देखो बेटा, जो बेडिंग प्लेन होता है ना, बेडिंग प्लेन वो प्लेन होता है जिसके अलॉन्ग रॉक को दो भाग में स्प्लिट किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। जैसे आपका ये कोई रॉक है, ऐसे एक उसमें लेयर है। ठीक है, तो आप खुद बताओ, ये एक लेयर है, ठीक है, इसको हम क्या बोल रहे हैं, प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, और इसी को हम क्या बोल रहे हैं, क्लीवेज, और इसी को कह रहे हैं बेडिंग प्लेन। तो आप खुद बताओ, अगर इस रॉक को हमें तोड़ना है तो हम किस डायरेक्शन में इसको बड़े आसानी से तोड़ सकते हैं? ऑब्वियस सी बात है, जो ये प्लेन है, इस प्लेन के अलॉन्ग हम इसको अच्छे से तोड़ सकते हैं या इजीली तोड़ सकते हैं। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, क्लीवेज या बेडिंग प्लेन। तो अगर आपसे कोई पूछे कि मतलब क्लीवेज या फिर बेडिंग प्लेन क्या होता है, तो आप उसको इजीली कह देना कि बेडिंग प्लेन वो प्लेन होता है जिस प्लेन के अलॉन्ग या जिस प्लेन के अक्रॉस हम स्टोन्स को दो पार्ट में स्प्लिट कर सकते हैं या तोड़ सकते हैं, या उस स्टोन को तोड़ा जा सकता है। ठीक है ना, तो इस चीज़ को आप नोट बना के उसमें लिख लेना कि बेडिंग प्लेन क्या होता है, और इसको अंडरलाइन कर लेना। ठीक है, फिर लिखा है दीज शो लेयर्ड स्ट्रक्चर एंड दीज कैन बी स्प्लिट अलॉन्ग बेडिंग प्लेन्स। समझ गए जो मैंने अभी बताया कि लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करता है और बेडिंग प्लेन के अलॉन्ग इसको स्प्लिट किया जा सकता है या तोड़ा जा सकता है। मोस्ट ऑफ द सेडिमेंट्री रॉक्स लाइक सैंड स्टोन, लाइम स्टोन एंड शेल आर द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक। अभी फिलहाल आप इस चीज़ को नोट कर लो, समझाऊंगा मैं आगे, जब हम पूरा क्लासिफिकेशन कवर अप कर लेंगे देन मैं रिलेट कराऊंगा होते क्या। ठीक है, देखो सैंडस्टोन, लाइमस्टोन एंड शेल आर बेस्ट एग्जांपल ऑफ स्ट्रेटिफाइड रॉक। आपके दिमाग में एक चीज़ और खटक रहा होगा कि जब हम जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे तो जियोलॉजिकल में जो सेडिमेंट्री रॉक था ना, उसके भी यही एग्जांपल थे, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन, शेल। ठीक है, क्यों थे, कैसे थे, मैं आगे बताऊँगा, और क्यों स्ट्रेटिफाइड में भी यही एग्जाम्पल आ रहे हैं। ठीक है ना, तो उसकी टेंशन आप मत लो, फिलहाल इतना नोट किए तो हम आगे बढ़ेंगे। फिलहाल इतना हिंट में ले लो, देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो थे ना, ये क्या शो करता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर, और सेडिमेंट्री रॉक्स भी जो थे वो भी क्या शो करते थे, लेयर्ड स्ट्रक्चर। तो ऑब्वियस ही बात है, इन दोनों के जो एग्जाम्पल्स होंगे वो भी सेम होंगे। तो 90% ऑफ द एग्जाम्पल ना जो आपके सेम रहते हैं, जैसे सैंडस्टोन है, लाइमस्टोन है, ठीक है, आप शेल कह सकते हो, सॉरी थोड़ा खांसी आ रहा है, उसको प्लीज़ आप इग्नोर करना, शेल है आपका। ठीक है, और भी आप कई सारे एग्जांपल, मडस्टोन कह सकते हो, जिप्सम कह सकते हो, लिग्नाइट कह सकते हो। ठीक है, तो ये सब जो है लेयर स्ट्रक्चर शो करते हैं, जो कि हमारे स्ट्रेटिफाइड भी कहे जा सकते हैं एंड सेडिमेंट्री भी कहे जा सकते हैं। ठीक है बच्चों, समझ गए, आगे बढ़े, इतनी चीज़ें समझ में आ गई है।
तो इतना आप नोट कर लो, ठीक है। तो हमने अभी तक पढ़ा स्ट्रेटिफाइड के बारे में, चलिए सीखते हैं अनस्ट्रेटिफाइड क्या होता है, ठीक है। अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, देखो बच्चों, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या होता है, ध्यान से सुनना, प्रेजेंस ऑफ माइंड का भी खेल है, ठीक है। अभी हमने पढ़ा स्ट्रेटिफाइड रॉक्स क्या होते थे, लेयर बाय लेयर में ये अरेंज रहते थे, लेयर्ड स्ट्रक्चर बनाते थे, ठीक है, इसीलिए हम उसको स्ट्रेटिफाइड रॉक कहते थे। या अगर हम उसको जियोलॉजिकल क्लासिफिकेशन के बिहाफ पे कहें तो हम उसको ये कह सकते हैं कि वो सेडिमेंट्री रॉक है, ठीक है। तो अनस्ट्रेटिफाइड रॉक क्या है, समझो। अनस्ट्रेटिफाइड का मतलब है, ऑब्वियस सी बात है, स्ट्रेटिफाइड का मतलब लेयर में, अनस्ट्रेटिफाइड मतलब नॉट इन लेयर्स, लेयर में नहीं होगा, ऑब्वियस सी बात है। अगर ये लेयर में नहीं होगा तो क्या होगा, ठीक है। तो अगर ये लेयर में नहीं होगा तो क्या होगा, मैं लिखता हूँ, देन मैं उसके बाद आपको समझ। तो मैंने इस बारे में लिखा, चलो हम इसको सीखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देखो, अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो होते हैं, मैंने आपको जैसा भी बताया कि इनका जो मतलब स्ट्रक्चर होता है वो लेयर के फॉर्म में नहीं होता है, तो किस फॉर्म में होता है, तो इनका जो स्ट्रक्चर होता है वो क्रिस्टलाइन और कॉम्पैक्टेड ग्रैनुलर के फॉर्म में होता है। कैसे, समझो, जैसे कोई रॉक है, ठीक है, कॉम्पैक्टेड ग्रैनुलर मतलब ये आपका कहीं ना कहीं आप इसको रिलेट कर पा रहे होगे कि ये बहुत कड़े होते हैं, मतलब कॉम्पैक्टेड ग्रैनुलर लिखा है मतलब बहुत कड़े होते हैं और क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। अब खुद सोचो, मैंने आपको बताया था कि क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो ग्लास के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है, पहला पॉइंट, ग्लास के फॉर्म में नहीं होता है। एंड कॉम्पैक्टेड ग्रैनुलर, और ग्रैनुलर टाइप में होता है, मतलब बहुत कॉम्पैक्टेड होता है एकदम, ठीक है। तो आप रिलेट कर पा रहे होगे कि ये किससे मैच कर रहा है, ये ऑब्वियस सी बात है, ये इग्नियस रॉक से मैच कर रहा है। कैसे, मैंने आपको बताया था इग्नियस रॉक का फॉर्मेशन कैसे होता था, कूलिंग डाउन ऑफ मैग्मा, ठीक है, चाहे वो धरती के अंदर हो चाहे धरती के ऊपर हो, ठीक है। धरती, अब मैंने आपको बताया था धरती के ऊपर होगा, ठीक है, तो वो आपका ग्रैनुलर फॉर्म में होगा, मतलब ऑब्वियस सी बात है वो कोर्स ग्रेन मतलब सॉरी फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर में होगा जो ऊपर होगा, ठीक है। तो वो भी कहीं ना कहीं ग्रेन्स के फॉर्म में हो रहा है, ठीक है, तो उसको भी हम कॉम्पैक्टेड ग्रैनुलर कह सकते हैं। और जो धरती के नीचे हो रहा है फॉर्मेशन, मैंने आपको बताया था कि धरती के जितना नीचे वो फॉर्म हो रहा है उतना वो स्लोली कूल डाउन होता है, और जितना वो स्लोली कूल डाउन होता है उतना उसमें जो क्रिस्टलाइजेशन फॉर्म में मतलब जितना स्लोली वो कूल डाउन होता है वो उतना कोर्स ग्रेन्ड के फॉर्म में होता है, मतलब वो और कॉम्पैक्ट होता जाता है, ठीक है। तो वो कहीं ना कहीं क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर शो करने लगता है हमको, ठीक है। तो आप कुछ रिलेट कर पा रहे हो कि अनस्ट्रेटिफाइड रॉक अगर हमको क्रिस्टलाइन कॉम्पैक्टेड स्ट्रक्चर दे रहा है तो वो किससे रिलेट कर रहा है, इग्नियस रॉक से। तो हम कह सकते हैं कि मोस्ट ऑफ द इग्नियस रॉक्स आर अनस्ट्रेटिफाइड रॉक्स, ठीक है। दे पोजेज अ सिमिलर काइंड ऑफ स्ट्रक्चर थ्रू आउट देयर होल बॉडी, मैंने आपको बताया था, जैसे अगर फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर है तो एक्सट्रूसिव इग्नियस रॉक में आता है तो वो उसी तरह का रहेगा, ठीक है, क्योंकि वो जल्दी जल्दी कूल डाउन होता है, वो जल्दी जल्दी ब्रेक हो जाएगा डिफरेंट पार्टिकल्स में। और जो इंट्रूसिव इग्नियस रॉक्स होते हैं जो एकदम डीप डेप्थ पे होते हैं वो स्लोली स्लोली कूल डाउन होते हैं, तो उनके अंदर कॉम्पैक्टेड फॉर्म में या कोर्स ग्रेन फॉर्म में उनका स्ट्रक्चर होता है, क्रिस्टल फॉर्म में शो करते हैं, ठीक है। तो हम एग्जाम्पल लिख सकते हैं ग्रेनाइट बसाल्ट ट्रैप, ठीक है, ये आप नोट कर लो, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब डिस्कस करते हैं अगला पार्ट जो हमारा है फोलिएटेड रॉक्स, ठीक है, फोलिएटेड रॉक्स, ठीक है, समझते हैं इसको क्या होता है। देखो, फोलिएटेड रॉक्स जो होता है, ये रॉक्स जो होते हैं ना ये लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है, बाय द एक्सपोजर ऑफ प्रेशर एंड हीट, डिफरेंट प्रेशर एंड डिफरेंट हीट के या टेम्परेचर के वैल्यूज़ पे ये क्या करते हैं, मतलब कॉम्प्रेस होते हैं, कॉम्पैक्ट होते जाते हैं एंड एक प्रॉपर लेयर स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है। अगला पॉइंट समझते हैं, मैं आपको सब एक्सप्लेन करूंगा, आप पहले पॉइंट समझो। दीज कैन बी स्प्लिट अप इन वन डायरेक्शन ओनली, ठीक है। इस पॉइंट को ना एकदम मार्क आउट कर लो भाई, ESC 2013 में प्रीलिम्स का क्वेश्चन बन के आया था। हम क्वेश्चन सीरीज करेंगे तो मैं इस क्वेश्चन को दिखाऊंगा आपको, ठीक है। दीज कैन बी स्प्लिट अप इन वन डायरेक्शन, समझो ध्यान से बात को। हमने पढ़ा था कि जो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स होते हैं वो भी भाई मतलब वो भी लेयर्ड स्ट्रक्चर शो करते हैं, ठीक है, जैसे मैंने अभी ऊपर बताया कि फोलिएटेड रॉक भी आपका लेयर्ड एंड बॉन्डेड स्ट्रक्चर जो है शो कर रहा है, ठीक है।
ये मैंने बताया बाय द एक्सपोजर ऑफ प्रेशर रेडिएट। और सेडिमेंट्री रॉक भी हमारा कर रहा था, या हम स्ट्रेटिफाइड रॉक भी कह सकते हैं, स्ट्रेटिफाइड रॉक भी हमारा शो कर रहा था। तो आप पूछोगे सर फिर डिफरेंस क्या है, तो मैं कह दिया डिफरेंस है कि दीज कैन बी स्प्लिट अप इन वन डायरेक्शन ओनली, कि ये एक ही डायरेक्शन में स्प्लिट होता है। हंसी आएगी, ऑब्वियस सी बात है। सर लॉजिक बताओ क्यों, चलो लॉजिक बताते हैं, समझो। देखो स्ट्रेटिफाइड रॉक्स जो है ना, ये भी हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर शो कर रहा था, ठीक है, ये भी लेयर्ड स्ट्रक्चर शो कर रहा था। एंड फॉलिएटेड रॉक जो है ये भी हमारा लेयर्ड स्ट्रक्चर शो कर रहा है। डिफरेंस क्या है, समझो डिफरेंस क्या है। स्ट्रेटिफाइड रॉक्स में ना जो आपके लेयर बनते हैं वो कैसे भी बन जाते हैं, मतलब ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। I mean, मतलब कोई इनका डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है। इनके जो बेडिंग प्लेन्स होते हैं, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, स्ट्रेटिफाइड रॉक के लेयर्स का या उनके बेडिंग प्लेन का कोई डेफिनेट डायरेक्शन नहीं होता है, वो किसी भी डायरेक्शन में फॉर्म रहते हैं। मतलब कोई रॉक है उसमें कोई लेयर ऐसे 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 रहेगा, ठीक है। लेकिन फॉलिएटेड रॉक्स में ना जो बेडिंग प्लेन, या आप उसको कह लो क्लीवेज, या आप कह लो प्लेन ऑफ स्ट्रेटिफिकेशन, वो एक ही डायरेक्शन में होता है। अभी मैं यहाँ से एक ऐसा लॉजिक रिलेट करूँगा ना कि दिमाग खुल जाएगा आपका, ठीक है। समझ गए ना डिफरेंस क्या है स्ट्रेटिफाइड एंड फॉलिएटेड में। इसमें जो है मल्टीपल डायरेक्शन में बेडिंग प्लेन्स होते हैं, ठीक है, किसी भी डायरेक्शन में हो रहा है तो इनको हम किसी भी डायरेक्शन से तोड़ सकते हैं। स्ट्रेटिफाइड के नीचे लिख लो, ये आप एक काम करो, पहले इसको बना लो डिफरेंस। देखो स्ट्रेटिफाइड कैन बी स्प्लिट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है। बेडिंग प्लेन्स आर इन डिफरेंट डायरेक्शंस, ठीक है। फॉलिएटेड में आप क्या लिख लो, कैन बी स्प्लिट ओनली इन वन डायरेक्शन। समझ गए कैसे, बिकॉज बेडिंग प्लेन्स एग्जिस्ट इन डेफिनिट डायरेक्शन। समझ गए बात को, सबसे बड़ा अंतर क्या है। तो यहाँ लिखा है दीज कैन बी स्प्लिट अप इन वन डायरेक्शन ओनली, इसको नोट किया। फिर आगे बढ़ते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म कम्स अंडर फॉलिएटेड रॉक्स, ठीक है। मैंने पीछे डिस्कस किया था 4 तरह के मेटामॉर्फिज्म, क्या कौन कौन से थे। थर्मल था, कैटलिस्टिक था, डायनामो था एंड प्लूटोनिक। थर्मल में क्या होता था, हीट जो था वो आपका इंपॉर्टेंट था। कैटलिस्टिक में ऑब्वियस सी बात है, जो डायरेक्टेड प्रेशर लग रहा था उसके कारण होता था अर्थ सरफेस पे। डायनामो थर्मल जो था उसमें टेम्परेचर भी, डायरेक्टेड भी प्रेशर भी था, यूनिफॉर्म प्रेशर भी था। प्लूटोनिक में आपका डीप डेप्थ में होता है, जहाँ पर सिर्फ टेम्परेचर एंड यूनिफॉर्म प्रेशर का एप्लीकेबिलिटी आता था। मैंने इसको डिटेल एक्सप्लेन किया पिछले लेक्चर में, आप ज़रूर उसको देखना। मैं यहाँ दोबारा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, वीडियो की लेंथ बढ़ जाएगी, ठीक है। तो आप पहले इसको नोट कर लो, मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स फॉर्म्ड बाय मेटामॉर्फिज्म कम्स अंडर फॉलिएटेड रॉक्स। एग्जाम्पल जनीस, सिस्ट एंड स्लेट एक्सेट्रा। अब देखो भाई मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपसे। आप फॉलिएटेड रॉक का लेयर देख रहे हो, एक ही डायरेक्शन में इनके बेडिंग प्लेन है। समझ रहे हो बात को। इसका मतलब क्या है कि जो फॉलिएटेड रॉक है ना, इसमें एक ही डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है। अगर ऐसा लेयर बन रहा है तो एक ही डायरेक्शन से प्रेशर लग रहा है। तो इसको हम कह सकते हैं क्या कि फॉलिएटेड रॉक्स, नोट बना के लिखना, फॉलिएटेड रॉक्स आर फॉर्म्ड बाय एक्शन ऑफ डायरेक्टेड प्रेशर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है आपका, इसको नोट कर लो, ठीक है। क्योंकि ये एक ही डायरेक्शन में ऐड कर रहा है, इसीलिए ये एक डेफिनेट लेयर्स में आपको ये दिख रहा है, ठीक है ना। बात समझ में आई। एक काम करना, अगर आप लोग को मेटामॉर्फिज्म के जो मैंने 4 टाइप बताए थे, अगर आपको समझ में नहीं आए होंगे, आप कमेंट में लिखना, मैं एक स्पेसिफिक लेक्चर उस पर बना दूंगा। जो 4 तरह के मेटामॉर्फिज्म होते हैं, जैसे कुछ लोगों को चुल मचती है कि भाई हमको लॉजिक जानना है कि थर्मल मेटामॉर्फिज्म में क्यों हीट ही प्रीडोमिनेंट फैक्टर है,
कैटलिस्टिक में क्यों सरफेस ऑफ अर्थ पे हो रहा है, डायनामोथर्मल में क्यों डायरेक्टेड और यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है, एंड प्लूटोनिक में क्यों यूनिफॉर्म प्रेशर लग रहा है या टेम्परेचर। तो ये चीज़ मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन कर दूंगा। वैसे मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया पिछले लेक्चर में, आप चाहो उसको देख सकते हो। फिर भी ना समझ में आए देन मुझे आप मेंशन करना, ठीक है। तो ये कुछ मेन आपके पॉइंट्स हो गए। होप सो कि आपने इसका नोट ले लिया होगा। यहाँ पर हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन भी ख़त्म हो जाता है, ठीक है। आप समझ गए मेटामॉर्फिज्म के एक्शन के कारण फोलिएटेड रॉक्स बनते हैं, ठीक है। इसीलिए जो मोस्ट ऑफ द मेटामॉर्फिक रॉक्स होते हैं वो आपके फोलिएटेड रॉक्स में आ जाते हैं, ठीक है ना। चलो एक टेबल मैं आपको दे देता हूँ। असिस्टेंट इंजीनियर में क्वेश्चन आया हुआ था पहले, शायद TNPSC में आया हुआ था। मैं अभी फिर बोल रहा हूँ कि जब मैं क्वेश्चन सीरीज कराऊंगा, स्टोन का चैप्टर आपका खत्म होगा, हम वेरियस AE के क्वेश्चन एंड ESC प्रीवियस के क्वेश्चन करेंगे। बिल्कुल टेंशन ना लो, एक नोट आप बना लो, इससे क्वेश्चन आ जाता है RMR रॉक मास रेटिंग, ठीक है। और यहाँ पर रेटिंग हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आप लिख लो रॉक मास क्लास। तो वेरी गुड, गुड, फेयर, पुअर एंड वेरी पुअर। तो वेरी गुड जो हमारा रॉक होता है, अगर उसकी रेटिंग 81 to 100 आई है टेस्टिंग में तो वो बहुत अच्छी कैटेगरी में है। 61 to 80 इसमें, 41 to 60 फेयर में आपका, एंड 21 to 40 एंड बिलो 20 ये आपका वेरी पुअर कैटेगरी। तो इससे क्वेश्चन आया हुआ था, मैं सोचा ये डाटा आपको दे दूं। और ये जो क्लास चल रही है ये ज़रूरी नहीं है कि आप SSC JEE के एस्पिरेंट हो तभी देख रहे हो। अगर आपको बेसिक रूट नॉलेज भी चाहिए तो भी आप इसको देख सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लॉजिक के साथ यहाँ पे चीज़ें चल रही है, अब बिल्कुल टेंशन ना लो, चीज़ें सब खत्म होगी, ठीक है। तो देखिए हमारा फिजिकल क्लासिफिकेशन भी ओवर हो चुका है। तो अगला टॉपिक हम पढ़ते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन, केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ रॉक्स, ठीक है। तो केमिकल क्लासिफिकेशन में अगेन आपके 3 तरह के रॉक्स आते हैं। पहला होता है आर्जिलेशियस, दूसरा होता है सिलीशियस, एंड तीसरा होता है आपका कैल्शेरियस, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक छोटी सी चीज़ है। आर्जिलेशियस रॉक्स जो आपके होते हैं, इसमें जो आर्जिल वर्ड है ना आपका, आर्जिल का मतलब होता है क्ले। सबसे पहली बात, आर्जिलेशियस रॉक्स में आर्जिल का जो मतलब होता है क्ले होता है। अभी नोट मत करना, नोट में दे दूंगा इसके बाद, समझ लो पहले। आर्जिल का मतलब होता है क्ले, ठीक है। तो हम क्या ये कह सकते हैं क्या कि जिन पत्थरों में या जिन रॉक्स में क्ले की मात्रा ज़्यादा हो या क्ले कंटेंट ज़्यादा हो वो आपके आर्जिलेशियस रॉक्स होंगे? बिल्कुल होंगे। अच्छा एक बात और सुनो, अब आर्जिलेशियस रॉक आपने समझ लिया कि क्ले कंटेंट ज़्यादा है तो ये आर्जिलेशियस कहलाएगा, ठीक है। क्ले जो होता है, आपने पढ़ा है कि क्ले जो होता है बहुत सॉफ्ट होता है, बहुत मतलब इसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है, ठीक है। वाटर रिटेंटिविटी इसकी ज़्यादा होती है, तो ये कहीं ना कहीं सॉफ्ट नेचर का होता है। तो क्या हम ये कह सकते हैं क्या कि जो आर्जिलेशियस रॉक्स होते हैं वो सॉफ्टी नेचर के होते हैं? बिल्कुल कह सकते हैं, ठीक है। और चूँकि क्ले की प्रॉपर्टी होती है कि अगर मतलब चूँकि उसकी वाटर रिटेंटिविटी या उसकी प्लास्टिसिटी ज़्यादा होती है तो वो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होते हैं, और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट होने के बाद उन्हें ईजिली क्रम्बल किया जा सकता है, तोड़ा जा सकता है, स्प्लिट किया जा सकता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि आर्जिलेशियस रॉक्स जो हैं पानी के प्रेजेंस में ईजिली उनको मतलब क्रश किया जा सकता है या क्रम्बल किया जा सकता है, कह सकते हैं ना, ठीक है। ड्राई स्टेट में सूखे, मतलब अगर ये सूखा कंडीशन है, अभी तो हमने बोला कि पानी के साथ, अगर ये सूखे कंडीशन में है तो इनको ईजिली क्रश भी किया जा सकता है, क्योंकि आपने पढ़ा होगा कि क्ले की जो प्रॉपर्टी होती है ना, क्ले जो होता है सबसे ज़्यादा ब्रिटल पार्टिकल होता है, या ब्रिटल मटेरियल नहीं कहेंगे, ब्रिटल पार्टिकल कहेंगे। तो क्ले जो होता है ना वो ब्रिटलनेस शो करता है। तो इससे बने रॉक्स ना जब ड्राई स्टेट में होते हैं तो ये क्रश किए जा सकते हैं क्योंकि इनकी ब्रिटलनेस ज़्यादा होती है, ठीक है। अब जैसे कुछ रॉक्स में बता दूं आपको, तो शेल हो गया, स्लेट हो गया, लेटेराइट हो गया, तो ये कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, ठीक है। आर्गिलेशियस समझ लिया आपने,
क्ले प्रीडोमिनेंट होता है। अभी लिखना मत, मैं लिखवा दूंगा। सिलिशियस रॉक की बात करते हैं। नाम ही में लिखा है भैया सिलिका, तो जाहिर सी बात है जिन पत्थरों में सिलिका की मात्रा ज़्यादा होगी वो सिलिशियस रॉक होंगे। ठीक है, अब आप सोचो, सिलिका हम ब्रिक्स में पढ़ेंगे आगे चल के। अभी तो आप, मैं ये सोच के चल रहा हूँ कि अभी आप कुछ नहीं पढ़े हो, लेकिन पढ़े हो तो बहुत अच्छी बात है। सिलिका की प्रॉपर्टी आप लोग को पता होगी कि जिसमें सिलिका ज़्यादा होता है ना, वो मटेरियल आपका बहुत ज़्यादा हार्डर होता है, बहुत ज़्यादा कड़ा होता है और ड्यूरेबल भी होता है। हम पढ़ेंगे ब्रिक्स में कि ब्रिक में जो सिलिका की कंटेंट होती है ना, वो 50 से 60% होती है, और इसी सिलिका के कारण उसमें स्ट्रेंथ आती है ब्रिक में। समझ रहे हो भैया बात? तो इसी के कारण स्ट्रेंथ आता है। ठीक है, और अगर सिलिका आपका एक्सेस हो जाता है ना, अगर सिलिका आपका एक्सेस हो जाता है ब्रिक में, तो क्या आपका वहाँ पे दिक्कत आने लगती है? वार्पिंग आने लगता है, वार्पिंग ऑन ड्राइंग। ठीक है, मतलब टूटने लगता है वो। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं सिलिका जो है वो स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड कर रहा है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि सिलिशियस रॉक्स बहुत ज़्यादा मतलब स्ट्रेंथ होता है उनमें, बहुत ज़्यादा हार्डर होते हैं, बहुत ड्यूरेबल होता है। और एक प्रॉपर्टी होती है सिलिका की कि ये वेदरिंग रेजिस्टेंट होता है, मतलब इस पर एटमॉस्फेरिक एक्शन का ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे कुछ आपके एग्जांपल है, ग्रेनाइट है, क्वार्ट्जाइट है। ठीक है, एक चीज़ मैं आपको और कहना चाहूँगा कि अभी हमने ऊपर जो 2 क्लासिफिकेशन पढ़ा, जियोलॉजिकल एंड फिजिकल, तो इन दोनों में लगभग सेम कैटेगरी आती है, मतलब एक तरह के आइडेंटिकल नेचर के रॉक्स होते हैं। इग्नियस को हम बोल सकते हैं अनस्ट्रेटिफाइड, है ना। सेडिमेंट्री को हम बोल सकते हैं स्ट्रेटिफाइड, एंड मेटामॉर्फिक को हम बोल सकते हैं फॉलिएटेड। लेकिन जो केमिकल क्लासिफिकेशन है ये अलग है, ये केमिकल बेस पे आपका, तो इसको हम रिलेट नहीं कर सकते उन चीज़ों से। ज़रूरी नहीं कि इग्नियस के एग्जांपल आपके आर्जिलेशियस में होंगे या सिलिशियस रॉक्स के एग्जांपल आपके सेडिमेंट्री में होंगे, क्योंकि हम यहाँ केमिकल क्लासिफिकेशन पे डील कर रहे हैं। ठीक है ना। तो सिलिशियस आप होप सो समझ लिए होगे। अब बात आती है कैल्शियस। नाम में कैल्शियस आई मीन कैल्शियम है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं क्या कि वो रॉक्स जिनमें कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा ज़्यादा होती है वो कैल्शियस रॉक कहलाते हैं। ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट आपने पढ़ा होगा कि कैल्शियम कार्बोनेट का जो प्रेसिपिटेट होता है बहुत हार्डर होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। ठीक है ना, बहुत ड्यूरेबल होता है। तो हम कह सकते हैं क्या कि जो कैल्शियस रॉक्स होते हैं उनकी ड्यूरेबिलिटी जो है बहुत ज़्यादा होती है, बहुत हार्ड होते हैं वो, और जो उनकी ड्यूरेबिलिटी है ना वो जैसे मतलब कोई भी सराउंडिंग आपका आसपास एटमॉस्फेयर में कई तरह के गैसेस हैं, कोई भी कुछ भी एलिमेंट्स हैं। ठीक है, तो जो कैल्शियस रॉक की ड्यूरेबिलिटी होती है ना वो उससे इंडिपेंडेंट होती है, मतलब उन चीज़ों से इंडिपेंडेंट होता है। जैसे मान के चलो कि एटमॉस्फेयर में कुछ एलिमेंट्स हैं जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो जो ड्यूरेबिलिटी है वो उस पर डिपेंड नहीं कर रही है उसके। समझ रहे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? कि ये हार्ड तो होते हैं, ड्यूरेबल जो इसकी वो डिपेंड करता है कि कैल्शियम की मात्रा उसमें कितनी है। ज़्यादा है, ऑब्वियस सी बात है, कैल्शियम कार्बोनेट ज़्यादा मात्रा में है तो ज़्यादा ड्यूरेबल रहेगा। ठीक है, सराउंडिंग से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लेकिन अगर सराउंडिंग में कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो कैल्शियम से रिएक्ट कर सकते हैं तो ऑब्वियस सी बात है वो कुछ अलग तरह के प्रोडक्ट्स बनाएंगे और वो रॉक की ड्यूरेबिलिटी को अफेक्ट करेंगे। रॉक की ड्यूरेबिलिटी के लिए अच्छा बिल्कुल नहीं होगा। समझ रहे हो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? एटमॉस्फेयर में अगर हम कैल्शियस रॉक को यूज़ कर रहे हैं और अगर कोई भी ऐसा एलिमेंट प्रेजेंट है जो कैल्शियम के साथ रिएक्ट कर सकता है सराउंडिंग में, तो वो ड्यूरेबिलिटी ऑफ रॉक को बिल्कुल अफेक्ट करेगा। एग्जाम्पल्स इसके हैं मार्बल, लाइमस्टोन एंड डोलोमाइट। ठीक है, इनमें कुछ कैल्शियम की मात्रा ज़्यादा होती है। तो मैं नोट कर देता हूँ, देन आप इसको लिख लेना। ठीक है, तो मैंने नोट कर लिया, आप भी नोट कर लो। ठीक है, देखो मैंने शॉर्टकट में नोट किया है, आप भी कुछ इस तरह पढ़ाई किया करो कि नोट्स आपको कम बनाना पड़े, आपके दिमाग में चीज़ें ज़्यादा रहे। ठीक है, देखो जैसे मैंने डायरेक्टली लिख दिया आर्जिल इक्वल टू क्ले, आई मीन आप इसको ऐसे याद कर सकते हो, आर्जिल वर्ड मीन्स क्ले। ठीक है, सिंपल इसको लिख लिए। नोट्स भी देखो ऐसे बनाया करो, शॉर्ट फॉर्म में एकदम,
तड़ातड़ आप उसको रिवीजन में रखो, और पढ़ने में भी ना आपको बहुत बल्कीनेस नहीं लगेगा कि अरे यार कंटेंट ज़्यादा है क्या पढूं। जैसे कुछ होते हैं ना कि छोटी सी चीज़ को बड़ा बड़ा के लिख देते हैं, तो उसका कोई मतलब नहीं है, चीज़ आपके दिमाग में होनी चाहिए। मैंने लिखा क्ले कंटेंट प्रेडोमिनेंट, हमने अभी डिस्कस किया आर्जिलेशियस रॉक में क्ले कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। सॉफ्ट इन नेचर क्यों होता है मैंने बता दिया है। ड्राई स्टेट में इजीली क्रश कर सकते हैं ड्यू टू ब्रिटलनेस, एग्जांपल नोट कर लो, ठीक है। सिलिशियस सिमिलर सिलिका, ऑब्वियसली बात है प्रेडोमिनेंट, मैंने ये भी बताया है कि ज़्यादा सिलिका है भाई तो रॉक हार्डर एंड ड्यूरेबल रहेगा। वेदरिंग रेजिस्टेंट होता है ये ग्रेनाइट एंड क्वार्टजाइट, ठीक है। एक नोट बना के लिख लो कि मोस्ट, अरे सॉरी क्या हो रहा है, हाँ, मोस्ट वेदरिंग रेजिस्टेंट स्टोन कौन सा होता है आपका, क्वार्टजाइट। और आगे बढ़ते हैं, कैल्शियस रॉक बताया, CaCO3 इज अ मेजर कंपोनेंट, बहुत हार्ड होता है। ड्यूरेबिलिटी मैंने बताया है कि सराउंडिंग पे एकदम इंडिपेंडेंट रहती है, ठीक है। विच में रिएक्ट विथ कैल्शियम, मतलब सराउंडिंग में कैल्शियम से रिएक्ट करने वाले जो जो एलिमेंट है उससे बस इसको बचा के रखना है, क्योंकि उससे रिएक्ट हो जाएगा तो ड्यूरेबिलिटी पे इफेक्ट आएगा इसके। एग्जांपल मार्बल एंड लाइमस्टोन। आपको पता है मार्बल कैसे यूज़ होता है ऑर्नामेंटल वर्क्स में, ठीक है। लाइमस्टोन देखो यह हमने पढ़ा, लाइमस्टोन को ही हम क्वार्टजाइट बोलते, सैंडस्टोन को हम क्वार्टजाइट बोलते हैं। चलो एक यहाँ नोट पॉइंट बना के लिखवा देता हूँ, क्वार्टजाइट या सैंडस्टोन वेदरिंग रेजिस्टेंस, देखो वेदरिंग रेजिस्टेंस। और लाइमस्टोन जो होता है ये आपका फायर रेजिस्टेंट, मतलब होते होंगे बाकी लेकिन ये मोस्ट होता है, ये अपने सेगमेंट में मोस्ट होता है, ठीक है। इसको आप नोट बना के लिख लेना। और एक छोटी सी चीज़ रह गई है कि यूजेस क्या है मेटामॉर्फिक रॉक के, तो कुछ यूजेस मैं आप लोग को लिखवा देता हूँ। जैसे मार्बल मैंने आपको बताया ऑर्नामेंटल वर्क्स में, और ऑल्सो फॉर फायर प्लेसेस, मतलब फायर रेजिस्टेंट भी आप इसको कह सकते हो। तो अभी यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन कर लेना, क्वार्टजाइट को ही हम सैंडस्टोन बोलते हैं, एंड लाइमस्टोन का ही जो मेटामॉर्फिक फॉर्म है वो आपका मार्बल है। तो हम इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि सैंडस्टोन जो आपका सेडिमेंट्री रॉक है और क्वार्टजाइट आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, ठीक है भाई। लाइमस्टोन आपका सेडिमेंट्री रॉक है एंड मार्बल आपका मेटामॉर्फिक रॉक है, तो आप ऐसे भी समझ लेना इसको। मार्बल आपका ऑर्नामेंटल वर्क्स है, और ये भी आपको बता दिया है कि सेडिमेंट्री से मेटामॉर्फिक कैसे बनता है, तो मेरे को बिल्कुल एक्सप्लेन करने की यहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर नहीं समझ पा रहे हो तो पिछला लेक्चर उठा के देख लो, समझ में आ जाएगा, ठीक है। अगला एग्जाम्पल हम लोग नोट कर लेते हैं। मार्बल हो गया आप लोग का, और दूसरा स्लेट हमने पढ़ा था। स्लेट जो होता है ना वो बिल्डिंग्स की जो छत होती है, बिल्डिंग रूफ्स पे हम इसका यूज़ करते हैं। और मेटामॉर्फिक रॉक्स जो होते हैं आर टफ एंड रेजिस्टेंट। क्यों होता है बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, आप लोगों को सब पता है क्योंकि सब एक्सप्लेन कर ही दिया है। ऑब्वियस ही बात है, वेरियस प्रेशर टेम्परेचर वैल्यू पे ये मेटामॉर्फिक एक्शन के द्वारा बनता है, ठीक है। तो ये हमारा था फिजिकल क्लासिफिकेशन एंड केमिकल क्लासिफिकेशन। होप्स आप लोग को वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिए, कमेंट करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर ज़रूर करिए चैनल को। और मैं ये सोचा हूँ कि अब छोटी छोटी वीडियोज़ लाएँ। रीज़न ये है कि आप लोग भी पढ़ते पढ़ते बोर ना हो जाओ। कम टाइम में मैं आपको ज़्यादा कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, और हड़बड़ी में नहीं, ज़्यादा कंटेंट मतलब ज़्यादा क्वालिटी कंटेंट देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा फिजिकल एंड केमिकल क्लासिफिकेशन, जो कि हम पढ़ चुके हैं। अब इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं, इसके बाद हम बेसिकली पढ़ेंगे टेस्ट ऑफ स्टोन्स, ठीक है। अब जाहिर सी बात है हमने क्लासिफिकेशन पढ़ ली है, हमको टेस्ट पढ़ना है। मेन क्या, ऑब्वियसली सब मेन है। टेस्ट में आपके लगभग हमारे, जहाँ तक मुझे याद है, आई थिंक सो आपके लगभग 8 या 9 टेस्ट है मेरे हिसाब से। हाँ शायद 8 या 9 टेस्ट है आपके। तो कल हम इसको कवर करेंगे। कल 3-4 टेस्ट आपको बता दूंगा। एसिड है, ट्रीशन है, क्रिस्टलाइजेशन है, क्रशिंग है, ऐसे कई सारे टेस्ट हैं। लॉजिकल वे में पढ़ेंगे, क्वालिटी कंटेंट के साथ पढ़ेंगे,
टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। बस इतना सा चीज़ मांग रहा हूँ आप लोग से कि चैनल पे अगर विज़िट कर रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो यार, क्वालिटी कंटेंट के लिए। मैं ये चाहता हूँ आप लोग भी बोर ना हो, इसीलिए क्वालिटी कंटेंट मैं कम से कम टाइम में देने की कोशिश करूँगा। 1 घंटा बहुत लंबा हो जाता है, आधे घंटे के अप्रॉक्स वीडियो आएगी। छोटे छोटे टॉपिक्स में समझ के तोड़ के पढ़ेंगे, सब्जेक्ट दबा के ख़त्म करेंगे। और जैसे ही ये चैप्टर आपका ख़त्म होगा स्टोन, इस पे जितने क्वेश्चन आए ESC प्रीवियस जो भी हैं, SSC JEE वेरियस एग्ज़ाम्स के, सारे सॉल्व करेंगे। हम लोग का अप्रोच ये रहेगा, चैप्टर ख़त्म क्वेश्चन लगाएंगे, फिर चैप्टर अगला चैप्टर क्वेश्चन, ऐसे करते करते सारे चैप्टर सहित सारे क्वेश्चन लगाएंगे। देन उसके बाद 150 या 200 क्वेश्चन की एक सीरीज़ चलेगी उस सब्जेक्ट की, उसमें सारा रिवीजन करके सर्वगुण संपन्न कर देंगे सब्जेक्ट का। ठीक है, बिल्कुल टेंशन नहीं लेना। बस इतनी सी चीज़ मांग रहा हूँ कि चैनल पे आए हो, वीडियो देखे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब को बटन दबा देना एंड नोटिफिकेशन बेल ऑन कर देना। दोस्तों में शेयर करो जिसको इस चीज़ की ज़रूरत है, और लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना कि वीडियो कैसा लगा। कोई भी दिक्कत परेशानी है तो कमेंट में आप बिल्कुल पूछ सकते हो, कमेंट में आप लोग को जवाब मिल जाएगा। तो करते हैं अभी वीडियो को यहीं पे एंड। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, गुड नाइट एंड बढ़िया से पढ़िए यार, एंड ध्यान रखिए अपना। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।